तरह से प्राथमिकता दी जाएगी, वो विकास के काम किस तरह से होंगे, इसको तमाम चीजें समझने की कोशिश भी करेंगे। कुमार इंदर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच इस राजनीति को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, सबसे पहले सवाल यही है कि गठन में, मंत्रिमंडल गठन में बहुत देर लगी है, लेकिन सभी वर्गों को साझा किया है ये नई टीम। इस नई टीम को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे खास बात यह है कि जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है उसमें एक सम्मिश्रण है सीनियरों का और अपने अनुभवी नेताओं का और इन नए चेहरे जिनके अंदर ऊर्जा है, इसका एक सम्मिश्रण है। इसको देखने के बाद जो विलंब हुआ है, जिसको हम विलंब कह रहे हैं, मुझे लगता है वो अब विषय नहीं बचा जी। जिस तरीके से राष्ट्रीय महामंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हुए लोग, पार्लियामेंट के मेंबर्स मंत्री बने हैं, उससे एक अनुभव की झलक दिखाई देगी। और जिन्होंने मध्य प्रदेश को देखा है, ऐसे लोगों का भी समायोजन इस मंत्रिमंडल में है। क्षेत्रीय संतुलन है, जातीय संतुलन है, यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी है, ओबीसी का भी है, आदिवासी दलितों का भी प्रतिनिधित्व है, स्वर्ण समाज के भी 6-7 लोग लिए गए हैं। तो इन सब बातों को मिला करके ये कहा जा सकता है कि ये मंत्रिमंडल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर और प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके बनाया गया है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस राजनीतिक बात को लेकर के यहाँ ध्यान रखा गया है, वो ये है कि जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको हटा करके और उनकी अनुपस्थिति में बनने वाले मंत्रिमंडल में भी व्यापक संतुलन है, क्योंकि उनके टक्कर के नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है, जबकि वो बड़े पदों पर भी हैं और सीनियरिटी की दृष्टि से भी मुख्यमंत्री से आगे निकलते हैं। तो ये दो मिथक जो है इसमें टूटे हैं। पहला मिथक ये टूटा है कि अब राजनीति में सीनियर जूनियर कोई नहीं होता, जिसके पास जितना बड़ा पद वो तत्काल 1 घंटे बाद सीनियर हो जाता है। दूसरा एक मिथक ये टूटा है कि पहली बार दूसरी बार के विधायक का कोई मतलब नहीं है। यदि टैलेंट है और आपके बारे में ये विश्वास है नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को कि आप आने वाले समय में कुछ आउटपुट दे सकते हैं, जिसकी एक रोड मैप भाजपा ने या नरेंद्र मोदी जी की टीम ने तैयार कर रखा है, उस रोड मैप को आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं, तो आप पहली बार के विधायक हैं तो आप मंत्री बन सकते हैं, पहली बार के विधायक हैं तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं जी। और सुरेश जी, हमने देखा कि प्रतिमा बागरे जो कि पहली बार विधायक बनी, इसी के साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि पहली बार विधायक बने, उन पर भरोसा जताया गया। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें सर, कि पिछले मंत्रिमंडल में जो कि 6 को ही जगह दी गई है और 10 की छुट्टी कर दी गई है, तो इस चीज को हम कैसे देखते हैं, क्योंकि नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को जो मैं एक खबर अलग विषय है और समीक्षा अलग विषय है। इसमें समीक्षा में यह है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह लगा होगा कि जिन मंत्रियों ने काम किया था वो या तो किसी गुट विशेष के हैं या उनके परफॉर्मेंस में कमी होगी, तो ऐसा सोच करके उन्हें बदला गया है जी। लेकिन इसमें गोपाल भार्गव जी जैसे दिग्गज नेता नहीं आते, क्योंकि उन्हें तो किसी गुट के थे और ना ही उनका परफॉर्मेंस कमजोर था। लेकिन फिर भी वो हटाए गए हैं। तो ये जरूर है कि उनको क्या दायित्व देती है पार्टी, ये विचार करने का विषय है। लेकिन जिनको हटाया गया है वो या तो गुट के हैं या उनके परफॉर्मेंस की कमी है। और जब हमें ये लग रहा है, यानी कि नेतृत्व को ये लग रहा है कि हमारे पास 163 में परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, तो इस तरह के बदलाव किए जाते हैं। इस समय केंद्रीय नेतृत्व इतना शक्तिशाली है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर टिप्पणी करने की स्थिति किसी की नहीं है। और ये जो जिसे हम राजनीति में एक प्रकार का भय कहते हैं, ये जो भय का वातावरण है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अनुशासन का निर्माण उसमें हो जाता है। ठीक है, मुझे ये लगता। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि किस गुट की चली है और साथ ही इसमें किसको ज्यादा तवज्जो दी गई है, स्टेट लीडरशिप या फिर केंद्रीय लीडरशिप को ज्यादा तवज्जो दी गई, ये चीज भी समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश। हालांकि हमने देखा कि पिछली बार जो कि 3 मंत्री थे, लेकिन इस बार एक कटौती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी खुशी है लोगों में।
बुंदेलखंड क्षेत्र के यहाँ पहले 3 मंत्री थे, इसके बाद अब 1 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को चुना गया है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों में कितने अपेक्षा है और उनसे विस्तार की उम्मीद है, जानते के साथियों की आप मंत्री रहे क्या? प्रथम तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा एवं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद एवं सुर्खी विधानसभा एवं सागर विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई। जो एक नेतृत्व मिला है, इसमें सागर का बहुमुखी विकास होगा गोविंद राजपूत जी के नेतृत्व में एवं हम लोगों सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। गोविंद राजपूत जी को पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सागर के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक सत्तावर नेता मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में। सागर के विकास में और भी गति आएगी, यही सबके लिए मैं बधाई देता हूँ। मंत्री जी से हम यही अपेक्षा करेंगे कि जिस संकल्प को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है उसको पूरा किया जाए और जनता की जो भी सुविधाएं हैं वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। मंत्री जी मंत्री बन गए, आपको कितनी अपेक्षा है? मंत्री जी तो मंत्री बने हों, उनसे हम अपेक्षा यही रखें कि सारा जो अभी तक भ्रष्टाचारी बची थी उसको हमारे माननीय गोविंद दूर करेंगे और जनता के बीच में हमेशा रहे हैं। किसी शहर में शादी का माहौल हो या कोई खत्म हो गया हो या कोई भी दुख का कारण हो तो मंत्री जी का परिवार या वो स्वयं जरूर पहुंचते हैं वहाँ। ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और इस बीच अब रुक करेंगे भोपाल का। हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिखिल, भोपाल से इस बार हमने देखा कि 2 मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर, कह सकते हैं कि 3.5 साल के बाद एक बार फिर से भोपाल ने अपना रुतबा हासिल किया है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से क्षेत्रगत अगर समीकरणों की बातचीत करें तो राजधानी भोपाल को साधना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो सियासी समीकरण है वो यहाँ के अब तक की जितनी भी सरकारें रही है कहीं ना कहीं समीकरण राजधानी भोपाल है। लेकिन देखा जाए तो राजधानी भोपाल एक सामान्य वर्ग यानी कि विश्वास सारंग की अगर हम बातचीत करते हैं कायस्थ हैं और सामान्य वर्ग से आते हैं, तो वही कृष्णा गौर की अगर हम बातचीत करें तो पिछड़े वर्ग के एक चेहरा है और पूर्व मुख्यमंत्री नगरीय विकास आवास विभाग की मंत्री जो बाबूलाल गौर, स्वर्गीय बाबूलाल गौर रहे, उनकी बहू भी रही है। तो ये समीकरण जो है काफी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं राजधानी भोपाल के लिहाज से, क्योंकि एक ओबीसी, क्योंकि जितनी विधानसभाएं यहाँ पर देखी जाती हैं तो भोपाल की अगर हम बातचीत करते हैं जो राजधानी मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो जातिगत समीकरण निकलकर सामने आता है तो इसमें जो जीत के आंकड़े की अगर हम बातचीत करें तो 17% का जो एक आंकड़ा आता है वो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग का है। लेकिन ओबीसी की अगर हम बातचीत करते हैं तो ओबीसी लगभग 65% के पार चला जाता है। तो ये तमाम समीकरण जो है वो बनाए गए हैं। भोपाल के कुछ लोग भी हमारे साथ में, उनसे यहाँ चर्चा करते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है। साहब, किस प्रकार के समीकरणों को देखते हैं आप? आज के मंत्रिमंडल के बारे में बात कर रहे हैं? जी, आज के मंत्रिमंडल के विषय में क्या सोच रहे हैं साहब? 2 मंत्री जो है वो भोपाल से, मेरे ख्याल से तो संतुलन है मंत्रिमंडल में, और बाकी तो जो एक जब मंत्री पद के लिए सोचा जाता है तो सभी प्रकार की चीज़ें सोची जाती हैं। जातिगत संतुलन भी होता है और क्षेत्रीय संतुलन भी होता है, और उसके आधार पर ही कोई मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और उस हिसाब से मैं तो भोपाल की बात करूंगा तो हमें 2 मंत्री मिले हैं तो भोपाल वासी जो हैं वो खुश हैं। लगता है सर कि इस बार जो है जो समीकरण बिठाया गया है भोपाल के लिए, और क्षेत्रगत की बातचीत करें, मध्य भारत का केंद्र की अगर बातचीत कर लेते हैं तो कुछ विशेष राजनीतिक लाभ मिल सकता है। हमारे विधायक माननीय विश्वास सारंग जी को मंत्री बनाने के बाद उनने इतना कर्मठ और इतनी जनता से मिले रहने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति उनके पास खड़ा है। मतलब ठीक है, 5 वर्षों में इतना विकास किया है उनने कि मोदी सरकार के, और इसी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे सुरेश जी से। सुरेश जी, भोपाल वाले जो हैं वो भोपाल वासी वो खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 मंत्री उन्हें मिले। चूंकि इस चीज को आप समझाइए, ओबीसी और सामान्य 2 मंत्रियों को बनाकर ये साधने की कोशिश की है, और चूंकि 7 साल के बाद गौर परिवार की वापसी भी हुई है।
देखिए, भोपाल से पहले भी 2 मंत्री हुआ करते थे। हाँ। बाबूलाल जी गौर और उमाशंकर गुप्ता मंत्री होते थे, दोनों ही कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। हाँ। अब एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री है, यानी कि दूसरी एंट्री जो है वो राज्य मंत्री के रूप में हुई है। हाँ। और चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री दिया ही हुआ है, इसलिए ओबीसी का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं बनता, क्योंकि ओबीसी तो मुख्यमंत्री जी के कारण ही, और यादव का ही मामला है दोनों में। हम दिन भर से ये चर्चा सुन रहे थे कि विष्णु खत्री जी जो है, जो दलित समाज से आते हैं, उनका शायद नंबर लग रहा है, वो 3 बार के विधायक हैं। लेकिन अब चूंकि कृष्णा गौर जी का नाम आया तो वो भी एक सम्माननीय नाम है। हाँ। तो कई बार समीकरणों को देखने से लगता है रामेश्वर शर्मा भी बड़े वोटों से जीतने वाले व्यक्ति रहे हैं, तो वो किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से नहीं बन पाए होंगे। लेकिन ये माना जा सकता है कि दोनों का जो चयन हुआ है वो दोनों स्थापित राजनीतिक परिवार है। कैलाश सारंग जी भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, बाबूलाल जी गौर भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। तो यहाँ ये एक राजनीतिक बात निकाली जा सकती है कि दोनों भाजपा के बड़े स्थापित परिवारों के सदस्य के रूप में इन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। समीकरणों को इस रूप में और हम देख सकते हैं। ठीक है, और इस बीच एक बार फिर से रुक करेंगे जबलपुर का। सुरेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कुमार इंदर, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार फिर से लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है, इतने सारे मंत्री एक बार फिर से मिले हैं। मैं बात करूंगा उन लोगों से जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, और महाकौशल को 1 नहीं 4 मंत्री मिलने का जो है लोग इजहार कर रहे हैं इस बार। बड़े हर्ष का विषय है कि जबलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के 4 वार्ड के सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे वर्तमान में जबलपुर पश्चिम से विधायक माननीय राकेश सिंह जी को आज जबलपुर के लिए जो कैबिनेट मंत्री की सौगात दी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए हम पूरे जबलपुर वासी हृदय से माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी और मोहन यादव जी का कोटि धन्यवाद देते हैं। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत हर्ष का विषय है। कुमार इंदर जी, 4 बार के सांसद कुमार इंदर राकेश सिंह जी और जबलपुर शहर से मंत्री बने हैं, बहुत सी आशाएं हैं और जी पुनः उनको एक बार सबको बधाई देते हैं। और भारतीय पसंदीदा समाज जो है वो भी उनसे बहुत सी उम्मीदें लगाएगी जी, और उनको पुनः एक बार बधाई देते हैं। कुमार इंदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, बताइए, बधाइयों का सिलसिला तो अभी लंबा चलेगा, लेकिन अब 4 मंत्री हैं तो उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिए कि 4 मंत्री हैं और इस संभाग को बहुत कुछ मिलना चाहिए, क्या संभावना है वो देखते हैं इन मंत्रियों से, क्या उम्मीदें पाले बैठे हैं कि इस क्षेत्र में क्या विकास होने चाहिए। ठीक है, हम सवाल कर लेते हैं। 4 मंत्री, ये पूछा जा रहा है कि महाकौशल को 4 कैबिनेट मंत्री मिला है, 4 कैबिनेट, तो स्वाभाविक है कि उम्मीद भी उस तरह की होगी, हाई, बिल्कुल लोग एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी और काम भी वैसा ही होगा। जिस प्रकार से 4 कैबिनेट मंत्री दिए, उसी प्रकार से पूरे महाकौशल क्षेत्र का विकास इतनी तेज गति से होगा कि दूसरे क्षेत्रों को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश में सबसे आगे महाकौशल आज दिखाई देगा आपको। जो मंत्री भी बने हैं ना, आप देखिए राकेश सिंह जी को बहुत पुराना अनुभव है, 4 बार के सांसद रहे हैं, उन्हें जबलपुर के डेवलपमेंट में बहुत 4 चांद लगाए हुए हैं। और आपका प्रहलाद जी देखेंगे तो वो आपके केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उन सबको एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस का लाभ इस बार पार्टी को मिलेगा और वो केंद्रीय मंत्री के रूप में जबलपुर के डेवलपमेंट में इस बार 4 पंख लगाएंगे। और मेरे को लगता है कि जबलपुर इस बार विकास की गाथा करेगा डेवलपमेंट के नाम पे। लेकिन 4 केंद्रीय मंत्री के काम का तजुर्बा जो लोग कह रहे हैं वो मिलने जा रहा है जी, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं ना, जबलपुर पहले महाकौशल नहीं, केवल जबलपुर नहीं, महाकौशल की हम बात करें तो महाकौशल ना पहले अपेक्षित था ना आगे अपेक्षित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल का कद ऊंचा करने का काम किया है। महाकौशल को पहले भी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करने निश्चित तौर पर कुमार इंदर 4 मंत्री इस अंचल को मिले हैं, तो जाहिर है लोगों की जो आकांक्षाएं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं और ये चाहते हैं कि जो विकास है और विकास तेज गति से होना चाहिए। कुमार इंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और लोगों से चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ